नमस्कार दोस्तों। आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया को, एक तरफ है इसराइल, दूसरी तरफ है ईरान, और बीच में है न्यूक्लियर बॉम्ब का खतरा। और जब न्यूक्लियर वेपन्स की बात होती है तो सिर्फ मिसाइल नहीं, पूरे रीजन की स्टेबिलिटी दांव पर लग जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट सपोर्टिंग कंट्री के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब है, ईरान का न्यूक्लियर होने कितना डेंजरस हो सकता है, ये सब हम ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल शब्दों में, बिना किसी ड्रामे के। बस आपके सामने फैक्ट्स और डेटा के, तो बने रहिए अंत तक, और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम सबसे पहले बात करेंगे इसराइल ने अभी जो ईरान पर इतना बड़ा अटैक किया है। तो ये मतलब एक्चुअली आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक्स है इसराइल का ईरान पे। तो इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री फैसिलिटीज पर एकदम जबरदस्त एयर स्ट्राइक किए हैं। काफी सारे टॉप ईरानियन मिलिट्री ऑफिसर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट्स को टारगेट किया गया है। इसराइल का कहना है कि ये सब कुछ इसलिए किया गया है क्योंकि ईरान अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, और उनको लगता है कि ईरान बस एक हफ्ते दूर है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से। हालांकि तुलसी गैबर्ड ने इसका खंडन किया है। उन्होंने बोला कि अभी उनको एटलीस्ट 2 साल लगते। और ये भी बात है कि अ, ईरान ने एक्चुअली इसराइल को इस हटाने, मतलब पूरी धरती से मिटाने की बात करी है पहले भी, और करता रहा है। तो वो उनका जो दुश्मनी है इसराइल से, वो कट कोई ढकी छुपी नहीं। तो इसलिए जो है इसराइल और भी ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि अगर उनके पास एक भी छोटा बहुत भी न्यूक्लियर वेपन आ गया, वो इसराइल के बहुत है। तो चलिए इसी में बात करते हैं और शुरू करते हैं। हाँ प्रमेश, तो ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत सालों पुराना। अब थोड़ा ये ज्यादा हो गया। अब हुआ क्या, थोड़ा सा अगर बात करें उस पे, इसराइल ने बोला कि हमने एक ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, और जून 13 को उन्होंने इसको जो है स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट तो पहले से था, मतलब एस्केलेट कर दिया वॉर की लैंग्वेज में। उन्होंने क्या किया है कि टारगेट कर दिया उन्होंने 100 ईरानियन साइट्स पे, में प्राइमरली फोकस उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, जो नैनीताल और इस्फहान करके दो एक उनके शहर हैं लोकेशन, और जो ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स थी उसको, की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कमांड सेंटर्स को, ये जून 13 को ऐसा, और मैसिव जो है अटैक मारा, जो है बहुत काफी डिस्ट्रॉय हुआ। और साथ में ना एक कोवर्ट मोसाड ड्रोन ड्रोन सैबोटाज भी चलाया, जिसमें उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनके कमांडर इन चीफ जो मारे गए ईरान के, वो सब हुआ। क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी है, मोसाद का सुपर इंटेलिजेंस है, प्रिसीजन से अटैक करने की पावर है, जो इंडिया ने भी यूज किया हुआ है। तो इस तरह से चलता रहा। तो अब 14 को क्या हुआ, ईरान ने भी रिटेलिएट किया। तो ईरान ने अपने ऑपरेशन का नाम दे दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। क्या है, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आया, बट नाम दे दिया उन्होंने। हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। फिर उन्होंने क्या किया ना, ईरान ने 14 को जब रिटेलिएट किया, तो उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन किया, सिर्फ अटैक मारा। उनके जो डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है जो इतना स्ट्रांग है, क्या होता है ना, बहुत ज्यादा वॉल्यूम अटैक को एक कैपेसिटी होती है डिफेंस सिस्टम की, तो वो इसराइल को तो इसराइल को डैमेज उनके मिलिट्री इंटेलिजेंस साइट पे और मिलिट्री साइट पे, कुछ उनके एयरवेज के आसपास, और उनके रेजिडेंशियल एरिया पे हो। यहाँ से गियर स्विच हो गया। फर्स्ट डे तो इसराइल ने उनके रेजिडेंशियल एरिया को, तो अब इसराइल ने उठा के 15 को ना एयर स्ट्राइक कर दी, सिग्निफिकेंट एयर स्ट्राइक जिसको कहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटी और ईरान का बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज भी हुआ। अब उस दिन फिर उन्होंने ना सिविलियन एरिया देखा और कुछ नहीं देखा, उन्होंने विच रेजेस इंटरनेशनल कंसर्न, और फिर इंटरनेशनली थोड़ा सा ह्यू एंड क्राई होना शुरू हो गया।
ऑब्वियसली 17th को इमीडिएट तो नहीं है, बट 17th को ईरान ने अपनी क्या किया ना, उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल ओवर एस्केलेट कर दिया, उसने हाइपरसोनिक मिसाइल इसराइल पर। अब वहां से मिस्टर ट्रम्प का मतलब यूएस का इंसर्शन होता ऑफिशियली, और मिस्टर ट्रम्प ने उन्होंने बोला, डायरेक्ट वार्निंग दी ईरान के लीडर्स को, स्पेसिफिकली अयतुल्ला खमेनी को एड्रेस करते हुए कि यहाँ पे यूएस पोटेंशियली इन्वॉल्व है, और यू नीड टू सरेंडर, यू नीड टू अपोलोजाइज, और उस तरह के जो डायलॉग हम सब सुनते आ रहे हैं वो सब होना चालू हो गया। तो ईरान है, और ईरान है कि मिस्टर खुमैनी है, उनकी ईगो है क्या है, तो उन्होंने बोल दिया कि भैया हम तो सरेंडर, एंड इवन ही थ्रेटन्स टुडे, जो अभी आज की न्यूज है कि उन्होंने यूएस को ही थ्रेटन कर दिया है और ट्रम्प को थ्रेटन कर दिया कि अगर यूएस का इन्वॉल्वमेंट और आपका इन्वॉल्वमेंट यहाँ होता है तो यू यू नीड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। उसने मतलब बेसिकली बोला है कि तुम्हारी बेसिस जो है यहाँ पे मिडिल ईस्ट में, एक्चुअली जो है, एक इसमें फैक्ट ये है कि जो मिडिल ईस्ट में यूएस की बेसिस है ना, वो इतनी फोर्टिफाइड नहीं है जितनी इसराइल है। इसराइल को हमला करना ज़्यादा मुश्किल है बजाय यूएस की बेसिस पे, क्योंकि इतने ज़्यादा उसमें मतलब वो नहीं है बैलिस्ट, उनका जो सिस्टम्स हैं, डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो उतने केपेबल नहीं है जितने इसराइल के हैं। तो ये भी एक्चुअली अमेरिका के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी अगर उन्होंने सारे बेसिस पे अटैक। उन्होंने वैसे ही जो है मतलब 400 से ज़्यादा मिसाइल मार दिए हैं इसराइल पे, और जिसमें से 3-4 जो है उन पे लग भी गई हैं। और उनका वो बोले भी हैं मतलब कि अगर मतलब हम इतना अगर जैसे 1000 मिसाइल भी मारे, अगर 3-4 भी लग गई तो मान ले वो जीत है, क्योंकि इसराइल है ही कितना, है तो छोटा सा ही ना इसराइल। तो वो तो उनके पास तो मैसिव बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं एक्चुअली। तो वो तो मतलब कमी नहीं करेंगे। हालांकि इसराइल ने उनका पूरा जो एयर डिफेंस है वो ख़त्म कर दिया है। वो मतलब उन्होंने आराम से वहाँ पे रिफ्यूलिंग कर रहे हैं उनकी एयर स्पेस पे, और मतलब आराम से घूम रहे हैं। बट ईरान जो है मतलब इज नॉट पैलेस्टीन ना। तो ईरान का जो है बहुत बड़ा एक्चुअली स्टेट है, और बहुत मिलिटरीली स्ट्रांग है एक्चुअली। तो ईरान बहुत बड़ा ऐसा, है। ऐसा जो है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि जो है इसराइल मतलब बहुत कुछ कर पाएगा। आई थिंक रेजिम चेंज भी फार फेच्ड है। आई डोंट थिंक वो भी होने वाला है अल्टरनेटलेस वो आयतुल्ला खमेनी को मार देते हैं स्ट्राइक में। बट ये है कि कोई और आ जाएगा तो रेजिम चेंज तो नहीं होने वाला वहाँ पे। ये कट्टर शासन तो चलते रहेगा, मतलब चाहे आयतुल्ला की खमेनी हो या कोई उसका बेटा हो या कोई और हो, वो तो मतलब चलेगा ही। और तुम्हें एक चीज और देखनी है शालिन, कि ये जो है सद्दाम हुसैन नहीं है, ये ही इज नॉट अ ऑर्डिनरी लीडर। आयतुल्ला खमेनी इज द लीडर ऑफ ऑल द शियाइट मुस्लिम्स। वो जो है रिलीजियस गुरु गुरु है वहाँ पे। मतलब आयतुल्ला का बेसिकली वॉइस ऑफ अल्लाह ना। he is directly like he is revered in the Shiite community। तो उनको मारना मतलब एक तरह से ये है कि शियाइट तो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। हालांकि वो अभी भी कोई दोस्त नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। बट इतना मेरे को लगता है कि इतना आसान नहीं है कि अयतुल्ला खमेनी को मार दिया जाए, और देखिए, हाँ, उसको मतलब उनको जो है और कुछ उससे मतलब और उससे मार भी दो, उससे रिजीम चेंज तुम जब तक तुम बूट्स ऑन द ग्राउंड करके जो है फिजिकली ऑक्यूपाई करते नहीं हो किसी जगह, ये बहुत मुश्किल है रिजीम चेंज करना। और देखिए ये दो तो तीन हमने चीजें हैं देखा है प्रमोश इसराइल इसमें। में, इराक में भी तुमने बूट्स ऑन द ग्राउंड करके, बट हुआ क्या उसका? उसके बाद तो भागना पड़ा। उसका क्या तुम्हारा महत्व हुआ वहाँ पे? कुछ भी तो जब सद्दाम हुसैन थे तब भी यही लगता था कि इनको इनको हैंडल करना, इनको टेम करना या इनको मारना मुश्किल है, क्योंकि ये लीडर ऑफ मास है, तो बहुत स्ट्रांग आर्मी कमांडर है। बट सद्दाम हुसैन का हुआ गया सबको। खुमैनी का तो जो मुझे लगता है कि ये बचेंगे नहीं। ये कब होगा, आज होगा, कल होगा, या 5 साल लगेगा, क्या होगा, बट आई थिंक वो कुछ ज्यादा ही मामला एस्केलेट हो गया है, और ही आज इज क्रॉस। तो वैसे ही मर जाएंगे यार। वो ही हैज कैंसर, तो आई तो डोंट थिंक ही विल सर्वाइव टिल देन।
तो नहीं, 5 साल एक टर्म होता है, मतलब अभी वॉर सिचुएशन, करंट वॉर सिचुएशन में होंगे या किसी मुसाद के कोएटा ऑपरेशन में मारे जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। तो कहीं और मुसाद घुस के मारता है, वो चाहे कहीं भी हो, और जब आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट की अपार्टमेंट की बालकनी में ड्रोन जाके बड़ाम बड़ाम फूट रहा है अंदर बेडरूम में जाके, तो यहाँ क्या होगा, वो देखने वाली बात है। और देखो, अगर जब आप तक बंकर बस्टर देखोगे तो बॉम्ब नहीं देता है जो यूएस, वो ट्रम्प बोल रहे हैं कि हमें पता है खुमैनी कहाँ है, लेकिन अभी हमारा प्लान नहीं है उनको मारने का। ये सब स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट होते हैं। और मेरे को लगता है कि ही इज ऑन टारगेट। वो नहीं, तुम बहुत मार भी दो अगर वो खुमैनी को, तो उससे क्या होने वाला है? वहां पे कुछ नहीं होने वाला, somebody else will come। वैक्यूम तो नहीं होने वाला ना, नहीं, उस वैक्यूम वैक्यूम का। नहीं होता है, लेकिन क्या होता है ना, देखो इन सब चीजों से क्या होता है कि चीजें डिरेल हो जाती हैं। और आपका जो कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है वो 5 साल 6 साल, जैसे ईरान को इतना बड़ा अटैक हो गया, आई डोंट नो न्यूक्लियर मिशन में, क्या पता वो बना के बैठे हों, हमें नहीं मालूम, जैसे सब गैस है। वो न्यूक्लियर मिशन का जो उनका पूरा पाथ है, वो कम से कम 5 6 साल तक पीछे हो गया होगा, राइट? नहीं, कहीं उसमें साइट ही तो कुछ डैमेज हो गया। डाउट नहीं है, खैर वो तो पीछे हो गया होगा, बट मैं कह रहा हूँ रेजिम चेंज की बात कर रहा हूँ, कि रेजिम चेंज इतना आसान नहीं है। रिजीम चेंज का वही है कि आप मार दो किसी को, जो दूसरा आता है बैकअप आता है, उसकी एक्सेप्टेंस, ये वो बैकअप आ जाता है, एक्सेप्टेंस वो बनते बनते ना उसको पूरा होल्ड होल्ड, यू आर फार बिहाइंड, वो सब चीजें होती हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहां पे बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो हम्म। एक काउंसिल है जो मतलब 60 70 लोगों की, जो आयतुल्ला को इलेक्ट करती है, एंड देन देर इज लाइक 10 12 लोग जो उसको, जो आयतुल्ला बोलते हैं, इम्प्लीमेंट करती है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। से एक दो को मारने से या कुछ लोगों को। बट ये भी तो खबर है ना प्रमेश, तो अयतुल्ला की लीडरशिप से वहाँ की आम जनता हैप्पी नहीं है, ये क्योंकि वो तुम ज्यादा। बोलते हो ना, दैट इज वेस्टर्न प्रेस में तुम बोलते हो। तुम्हें कितना, तुम ईरान में गए जो तुम्हें पता है? अब जो खबरें आ रही हैं नहीं, वो तो खबरें उसके तो हिसाब से। वेस्टर्न प्रेस ही फैलाता है। देखो, तुम कौन वहां पे खुश नहीं है? महिला खुश नहीं होंगी, वो जो बेसिकली थोड़े बहुत हैं जिन पे रिप्रेशन हो रहा है। बाकी आदमियों को क्या फर्क पड़ना है वहां पे? तुम्हें लगता है कि कोई आदमी अरे वहां पे तो इतना खरा है कि वहां पे आज तो, आज तक तुम्हें देखा कि कोई वहां पे सड़क पे निकल? तो ये सब बोलना बेकार है कि वो खुश नहीं है। आई थिंक ये सब वेस्टर्न प्रेस का। मतलब हो भी सकता है, लेकिन देखिए वो क्या है कि आप कब तक एक ऑर्थोडॉक्स या इतना स्ट्रांग रिलीजियस स्ट्रक्चर लेके चलोगे, अरे, ये ये तो तुम कह जमाना रहे हो अलग है। कि भैया ऑर्थोडॉक्स है, उनके लिए तो यही चीज भाई। पाकिस्तान को, दुनिया देखते हैं ना। पाकिस्तान में तुम सारे रेडिकलाइज्ड हैं, को इस्लाम के अलावा कुछ। यहाँ पे भी वैसे ये सारे तुम देख लो, इतना ज्यादा जो है ये लोग इस्लाम इस्लाम करते हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनके आउटकम भी तो है ना पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान क्या हुआ, का क्या हाल है पाकिस्तान का, वो सब चीजें हैं, खैर वो तो टाइम बताएगा। चलो देखते हैं। मैं अपना रीजनल बैलेंस इसको लेके या ग्लोबल, देखो क्या होता है, कहीं कंफ्लिक्ट सिचुएशन होती है, ऐसे में मसलिंग होने शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो यूएस खुदता है, यूएस ऑब्वियसली, इसराइल, यूएस में किसी भी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की गवर्नेंस हो, अगर इसराइल इन्वॉल्व है तो यूएस उसके साथ है, ये तो हार्ड फैक्ट है। तो हाँ, अब मतलब रशिया एंड चाइना, हाँ, तो रशिया एंड चाइना ने जो है भी इसमें इंटरेस्ट शो किया ऑब्वियसली, और जो कि रशिया ऑब्वियस तो, है। देखो रशिया कुछ नहीं करेगा। रशिया तो वैसे यूक्रेन में इन्वॉल्व है, वो 10 पैसे का मदद नहीं करने वाला ईरान का। और जहां तक चाइना की बात है, चाइना तो कभी भी उनको ओपनली मदद, उनको पैसे दे के हथियार दे सकता है, बट उसके अलावा वो कोई उसकी मदद नहीं करने। तो ईरान जो है बेसिकली इज अलोन, एंड दे हैव टू फाइट अलोन। और अभी एक जो उनके बगल में ये जॉर्डन सबसे है, बड़ी बात ये है जॉर्डन इसमें, ने भी एक्नॉलेज यही कर मैं कह रहा रहा है हूँ कि सबसे प्रमेश। बड़ी बात ये है कि जो बाकी जो मिडिल ईस्ट मुस्लिम कंट्रीज है ना वहाँ पे, वो भी नहीं चाहते कि ईरान को एक्चुअली मिडिल वहाँ पे ये न्यूक्लियर वेपन्स हो। तो वो भी चाहते हैं कि ये मतलब पूरा इसको ठीक से पीछे कर दें। तो दे वुड बी एक्चुअली टैसिटली सपोर्टिंग इसराइल। हालांकि ओपनली वो बोलेंगे कि अरे मुस्लिम है, नहीं करना चाहिए ये सब।
बट उसको पीछे से वो सपोर्ट कर ही रहे हैं एक तरह से। क्या हो गया, मुझे कमांडर इन चीफ हो गए, क्या हो गया, एयर मार्शल। आसिम मुनीर तो वो फील्ड मार्शल। वो तो उनको बोला है कि हम यूएस के साथ देंगे, और शायद वो यूएस में और किसी से मिल रहे हैं। तो पाकिस्तान भी जो है वहाँ पे भी इस्लामिक कंट्री का, अगर मिलिट्री ऑपरेशन वाइज न्यूक्लियर कैपेबिलिटी देखो तो पाकिस्तान तो देखो बिकाऊ बिकाऊ आर्मी है, उनको उनके हिसाब से लड़ेंगे। तो जो है ईरान को मतलब सपोर्ट नहीं, ईरान का बॉर्डर उन्होंने सील कर दिया कि वहां पे से कोई आ ना पाए। तो ये तो तुम्हारा सपोर्ट है ईरान ईरान को, हाँ, तो वो तो मुसलमानों यूएस को। है, चक्कर यूएस हो होता चाहे कोई हो, कोई पैसा, कल इंडिया भी अगर उनको बोले ना कि हम तुम्हें $20 बिलियन देंगे, तो वो हमारे को भी जो है कहेंगे ठीक है। सब बिकाऊ कौम है वो, और कुछ नहीं है। है। तो अब वो तो कहता है पाकिस्तान का कहानी है जो है। अब ईरान जो लेफ्ट आउट है, अब लेफ्ट आउट है तो कितने दिन तक तुम लड़ोगे। और रही बात मॉनिटरिंग मॉनिटरी फंडिंग की, तो इसराइल के पास बहुत फंडिंग है, पूरा यूएस खड़ा है उसके साथ, तो चाहे जो हो फंडिंग की जाए। तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फंडिंग की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। वहां से भाग रहे हैं अपने को बचाने के लिए, क्योंकि यूएस ने, इसराइल ने बोला था कि ये खाली करो, हम मारने वाले, तो वो भाग रहे हैं। तो अब रही बात इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की, देखो तो देखो ये जो रीजन है हमारा, ये ऑयल बेस है, ऑयल रिच है, तो खाली उसी पे अगर हम फोकस, और भी चीजें हैं लेकिन खाली इसी पे अगर फोकस करें, तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है अभी 10% बढ़ चुकी है। राइट, क्रूड ऑयल में 10% हो ऑयल गया। तो खैर बढ़ेगा ही, वो तो ऑयल तो हाँ, बढ़ेगा ही, और और अगर लंबा चला तो बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। अब वो जो अगर ग्लोबली, अब हम बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस की, स्टॉक एक्सचेंजेस की, तो ग्लोबली स्टॉक एक्सचेंज ऑलमोस्ट यूएस के स्टॉक एक्सचेंज से गवर्न होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज तो में तो यूएस फर्क नहीं पड़ने जो वाला इससे, बट सबसे बड़ी चीज, नहीं, लॉस दिख रहा है, डिक्लाइन नहीं हो नहीं रहा है, नहीं, यूएस वो स्टॉक स्टॉक्स में तो एक्सचेंज बहुत से आई डिक्लाइन। डोंट थिंक इसमें फर्क पड़ने वाला है। ऑयल पे आई एग्री कि ठीक है, ऑयल पे शॉर्ट टर्म पे इम्पैक्ट रहे। इसमें स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट में अभी तक तो डिक्लाइन दिख रही है। जो बाकी जो वॉर वाले हैं उनको तो फायदा ही होने वाला वो एक सेगमेंट का दिखता है, जो हमारी वेपन है। वाली देखो, कंपनियां हैं, वॉर कंपनियां हैं, ईरान उन्हीं की का बढ़। इकोनॉमी जो है वर्ल्ड इकोनॉमी से इतनी इंटीग्रेटेड नहीं है, तो उनका इम्पैक्ट कुछ नहीं होने वाला वर्ल्ड इकोनॉमी में। ओनली थिंग दैट विल एक्चुअली हैपन इज कि भाई वो ऑयल का जो उनका जो वो चाइना वाइना को, और जो उसका उसकी वजह से ऑयल का ये है ना, ऑयल तो माफिया है। तो जब भी इनका थोड़ा सा भी होता है कहीं लीक, वो ऑयल का दाम बढ़ने लग जाते हैं। तो चाहे देखो, जो वो मतलब कुछ भी हो। एक बेसिक चीज होती है कि अगर तुम्हारे ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, ग्रास रूट छोटी से छोटी चीज का प्राइस बढ़ जाता है। प्राइस हर चीज बढ़ेगा, हाँ, नहीं मान, वो नहीं कह रहा इकोनॉमी हूँ कि में प्राइस नहीं इम्पैक्ट। बढ़ेगा। इम्पैक्ट होगा प्राइस पे, पर स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक मार्केट इंडिपेंडेंटली करेगा, चाहे वो अलग वो आगे बढ़े कम हो वो अलग है, पर उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में, मेरा तो ये मानना है। पर खैर जो भी है, एक चीज उसमें अगर कोई क्वेश्चन अगर जैसे आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, ऑनेस्टली सोल्यूशन भी जो है बहुत इजी नहीं है। इसराइल मिलिट्री एक्शन ले रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो इससे सिविलियन कैजुअलिटीज और रीजन जो है और अनस्टेबल होगी। तो अगर जैसे देखें तो डिप्लोमेसी की बात होती है, लेकिन ट्रस्ट की बहुत कमी है दोनों के बीच। और G7 जैसे बड़ी मीटिंग्स में यही मुद्दा डिस्कस हुआ है कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब को, तो सारी G7 वगैरह मतलब एक्चुअली इसराइल को ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये तब तक है जब मतलब ईरान, इसराइल और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज अपनी पॉलिसीज नहीं बदल, तब तक ये खतरा तो बना ही रहेगा ना। क्योंकि देखो, पाकिस्तान को भी खतरा है कि कल जो है इसराइल मुझे भी ना ठोक दे भाई, न्यूक्लियर बॉम्ब तो उनके पास। तो उनको भी एक तरह से एक थोड़ा खतरा है, हालांकि फार वेस्ड है। इसराइल का भी तो मतलब देखो, उनका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तो वो उन्होंने जो है अपने ईरान को, भाई तुम अगर पैलेस्टीन को, तो इसराइल को भी, भाई इसराइल को भी राइट है रहने का। पैलेस्टीन की बात हम खैर इस बार में वो अलग टॉपिक, वो मतलब जैसे उनको सपोर्ट है, भाई तुम इसराइल को भी तो सपोर्ट, मतलब उनका एग्जिस्टिंग राइट। तो ये चीज एक्चुअली गलत है।
जिसकी वजह से सारा ये मतलब उन्होंने हुतीज और इसराइल जो है उनसे सपोर्ट थोड़ी नहीं जाता है। इसराइल को एक्नॉलेज करो कि इनकी एग्जिस्टेंस है, अरे आप वही तो अपने मैं कह रहा हूँ, सपोर्ट अल्लाह अल्लाह मतलब करके एग्जिस्टेंशियल सपोर्ट कह रहा हूँ मैं, कि भाई तुम उसको सपोर्ट ये होने होता। एक्नॉलेज करो कि इनको भी राइट है रहने का। वैसा इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं कह रहा हूँ मैं वो कह रहा हूँ कि तुम, हाँ, उनको राइट है रहने का, इस तरह से। और वो अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं, कुएं का मेढक वाला हाल है, तो उनको अपनी आंखें खोलने मुझे जो लगता है ईरान को ये वॉर सिचुएशन से अलग हटना चाहिए, और थोड़ा सा ऊपर अपने अपने ही सिटीजन फीमेल्स को थोड़ा सा पढ़ने लिखने दें, और फीमेल्स के राइट को स्ट्रेंथन। हम बहुत कुछ करने वो पाकिस्तान वाला पाथ ना फॉलो करें, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। ये तो बात सही है। खैर, इसी आज का टॉपिक खत्म करते हैं, और इसी उम्मीद से कि वहाँ पे कुछ शांति की बहाली हो, और इसमें फिर से कुछ, अगर कुछ डेवलपमेंट आता तो आपसे फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सच्चाई से जुड़े रहें। आज संवाद करते रहें। धन्यवाद।